हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 15 का पार्ट 2 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग के बारे में। और पिछले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने जो है आईडीआरबीटी के बारे में देखा था। आईडीआरबीटी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? आई फॉर इंस्टीट्यूट होता है, डेवलपमेंट एंड रिसर्च के लिए होता है, और ये बैंकिंग टेक्नोलॉजी होता है। तो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी ने हमने आईडीआरबीटी के बारे में देखा था कि एक आरबीआई ने कमेटी बनाई थी, जिसके हेड कौन थे फ्रेंड्स? जो कमेटी बनी थी जिसने आईडीआरबीटी को रिकमेंड किया था बनाने के लिए, उस कमेटी के हेड कौन थे? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पार्ट 1 में मैंने बताया हुआ है आपको। तो आईडीआरबीटी संस्था जब बनाई गई, इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आईडीआरबीटी इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी जब बनी, तो उसने 3-4 सर्विसेज ऑफर की। तो पहली सर्विस क्या थी फ्रेंड्स? इन्फीनेट ऑफर किया, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, ठीक है, जिसके थ्रू सारे हमारे देश के जितने भी बैंक हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, उसके लिए इन्फीनेट बनाया। फिर दूसरा बनाया था एसएफएमएस, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, है ना, एसएफएमएस बनाया था। और एसएफएमएस जो है स्विफ्ट की तरह होता है, स्विफ्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए काम आता है, और एसएफएमएस जो है नेशनल, हमारे देश के अंदर में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके लिए होता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि इन्फीनेट जो था वो एक तरीके से बैकबोन का काम करता था कम्युनिकेशन के लिए, और इस बैकबोन के ऊपर एसएफएमएस जो थे वो इनक्रिप्टेड मैसेज होते थे, जो पास करके हम एक दूसरे के पास भेज करके ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करते थे फ्रेंड्स। ओके, तो इन दो के बारे में फ्रेंड्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आईडीआरबीटी के बारे में पढ़ा था, इन्फीनेट के बारे में पढ़ा था, और एसएफएमएस के बारे में भी पढ़ा था। दो और सर्विसेज उसके अलावा आईडीआरबीटी ऑफर करता है फ्रेंड्स। एक है एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, और चौथा है आईबीसीसी, ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनके बारे में फ्रेंड्स हमें इस लेक्चर में देखना है। एनएफएस के बारे में देखेंगे और आईबीसीसी के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स। तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या होता है फ्रेंड्स? तो देखिए, जितने भी हमारे देश में एटीएम हैं वो जिस नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं फ्रेंड्स, वही है आपका आईएनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच है फ्रेंड्स। बस सिंपल सा ऐसे समझ लीजिए कि हमारे देश में जितने भी एटीएम है वो किस टेक्नोलॉजी, मतलब किस स्विच से जुड़े हुए हैं? तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच से जुड़े हुए होते हैं। तो एनएफएस एटीएम नेटवर्क, तो ये एटीएम के लिए नेटवर्क है। इसे आईडीआरबीटी ने 27 अगस्त 2004 को लॉन्च किया था, ठीक है। तो एनएफएस जो एटीएम नेटवर्क है उसे आईडीआरबीटी ने लॉन्च किया था। पहली बात ये याद रखें, किसने लॉन्च किया था? आईडीआरबीटी ने लॉन्च किया था, 2004 में लॉन्च किया था। ये एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एटीएम का नेटवर्क होता है। जितने भी एटीएम हमारे चलते हैं वो फ्रेंड्स आपके एनएफएस स्विच पर ही चलते हैं। क्लियर हो गई बात? उसके बाद में ये लॉन्च भले ही आईडीआरबीटी ने किया, लेकिन इसको टेक ओवर कर लिया एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, जो आपके यूपीआई के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना। एनपीसीआई ही यूपीआई भी देखता है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2009 में इसको टेक ओवर कर लिया था। तो अब इसका मतलब अगर हम बात करें एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच का ओवरऑल इंचार्ज कौन है? तो एनपीसीआई है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तो आईडीआरबीटी ने बनाया था, ठीक है, लॉन्च किया था आईडीआरबीटी ने एनएफएस नेटवर्क को, जो कि एटीएम नेटवर्क है। एनएफएस का फुल फॉर्म नेशनल फाइनेंशियल स्विच होता है फ्रेंड्स आपका, ठीक है। और इसको ये 2004 में लॉन्च किया था। 5 साल बाद 2009 में एनपीसीआई ने इसको टेक ओवर कर लिया फ्रेंड्स। ओके, तो ये बात इतनी क्लियर हो जाती है, अब इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो एनएफएस नेटवर्क है उसको लॉन्च किसने किया था? तो आईडीआरबीटी ने किया था फ्रेंड्स, ठीक है, कोई डाउट नहीं। और उसके बाद में करंटली एनएफएस का ओनर कौन है? तो एनपीसीआई है। करंटली ओनर कौन है? एनपीसीआई। 2009 से इसका ओनर कौन है? एनपीसीआई है। तो ओवर अ स्पान ऑफ फ्यू ईयर्स एनएफएस नेटवर्क हैज ग्रोन मैनी फोल्ड्स एंड इट इज नाउ लीडिंग मल्टीलेटरल एटीएम नेटवर्क इन द कंट्री। तो जैसे जैसे समय बीतता गया फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक, मतलब एटीएम्स इसमें जोड़ते गए। एनएफएस एटीएम नेटवर्क जो है बहुत तेज़ी से फैला। तो जब स्टार्टिंग हुई थी तो मेरे ख्याल में 20-22 हज़ार एटीएम ही जुड़े हुए थे एनएफएस से, लेकिन धीरे धीरे करके अभी करंट टाइम पे लगभग जो है 2,20,25 हज़ार एटीएम इससे जुड़ गए हैं फ्रेंड। तो वही कह रहा है कि समय के साथ साथ में एनएफएस जो नेटवर्क था वो बहुत तेज़ी से ग्रो किया, और करंट टाइम पे एक लीडिंग मल्टीलेटरल जो है एटीएम नेटवर्क है हमारे देश में। अब 30 अप्रैल 2021 को एटीएम के बारे में जो डेटा दिया जा रहा है फ्रेंड्स, देयर आर 181 मेंबर। जो आपका एनएफएस नेटवर्क है फ्रेंड, नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो है, उसमें
एज ऑन 30 अप्रैल 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, 1181 मेंबर हैं। ये डेटा फ्रेंड्स जो है बुक में पुराना दिया हुआ था, मैंने इसको आरबीआई की वेबसाइट से उठाया हुआ है। तो फ्रेंड्स जो बुक में डेटा दिया हुआ था वो पुराना था, मैंने ये आरबीआई की वेबसाइट से उठाया है। तो 30 अप्रैल 2021 को 1181 यानी 1181 जो है मेंबर्स हैं किसके, एनएफएस स्विच के। उसमें से 107 जो है डायरेक्ट मेंबर बैंक हैं, 1025 जो है सब मेंबर बैंक हैं, 45 आरआरबीज हैं और 4 जो है वाइड लेबल एटीएम ऑपरेटर्स हैं। यूजिंग एनएफएस नेटवर्क कनेक्टेड टू 2.52 लाख एटीएम्स हैं हमारे देश में। तो ये एक थोड़ा सा डेटा है, तो जो ध्यान रखने वाली बात है, एक तो 30 अप्रैल 2021 को लगभग जो है 2,52,000 एटीएम हमारे देश में हैं। 2,52,000 एटीएम हमारे पूरे देश में, 2,52,000 एटीएम्स पूरे देश में काम करते हैं। 4 वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर हैं। वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर वो होते हैं जिसमें बैंक सिर्फ कैश प्रोवाइड करता है, बाकी सारी की सारी जिम्मेदारी वेंडर की होती है, यानी कि थर्ड पार्टी की होती है। जैसे टाटा का इंडी कैश है वाइट लेबल एटीएम का एग्जांपल, ठीक है। 45 आपके रूरल बैंक हैं इसमें। एक 1025 जो है आपके सब मेंबर बैंक हैं और डायरेक्ट मेंबर जो है 107 जो है डायरेक्ट मेंबर बैंक है फ्रेंड। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए, हल्का फुल्का अगर ध्यान रख सकते हैं तो कुल मिलाकर के 1181 मेंबर्स हैं। सॉरी फ्रेंड्स, खांसी आ रही है बार बार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि 4 वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स हैं, 2,52,000 एटीएम है, 45 आरआरबी जुड़ी हुई हैं और 107 डायरेक्ट मेंबर हैं, 107 डायरेक्ट मेंबर हैं, 1025 जो है सब मेंबर्स हैं। टोटल जो है 1181 जो है मेंबर्स हैं 30 अप्रैल 2021 को। जो ध्यान रख पाइएगा वो याद रखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर आगे बात करेंगे। एनएफएस हैज इस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ऑपरेशनल मॉडल विथ बिल्ट इन हाउस कैपेबिलिटीज एंड टुडे कैन बी कंपेयर्ड एट पार विथ अदर मेजर एंड वेल एस्टेब्लिश्ड स्विच नेटवर्क। तो कहने का मतलब ये है कि एनएफएस जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है फ्रेंड्स, अगर हम इसको देखें तो जो दुनिया में और जितने भी एटीएम के स्विच नेटवर्क हैं उनके साथ में हम कहीं ना कहीं हद तक जो है मतलब इक्विवेलेंट ही हैं, कोई कमी हमारे अंदर हमारे नेटवर्क में नहीं है। जो कहने की बात हुई है कि एनएफएस ने एक स्ट्रांग, मजबूत और सस्टेनेबल जो टिकाऊ जो है ऑपरेशनल मॉडल बनाया हुआ है जिसकी कैपेबिलिटीज़ पर्याप्त हैं। और अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो ये जो है अदर मेजर जो इस्टेब्लिश स्विच नेटवर्क हैं उनके पार ही, उनके इक्विवेलेंट ही जाता है। द ऑपरेशनल फंक्शंस एंड सर्विसेज आर एट पार विथ मोस्ट ऑफ द ग्लोबल एटीएम नेटवर्क। तो अगर दुनिया भर के एटीएम जो स्विच नेटवर्क हैं, एटीएम नेटवर्क या एटीएम स्विच हैं, उनकी अगर हम कंपेयर करें फ्रेंड्स, तो हम ये पाते हैं कि हमारा जो एनएफएस है वो भी उनके बराबर ही है, टक्कर का ही है, कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो अब ये इतनी बातें यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाती हैं एनएफएस के बारे में। नेशनल फाइनेंशियल स्विच हमने समझ लिया है कि नेशनल फाइनेंशियल एक तो एटीएम का नेटवर्क है। जितने भी एटीएम चलते हैं वो किस नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं फ्रेंड्स, वो एक नेशनल फाइनेंशियल स्विच से कनेक्टेड होते हैं। मतलब एक स्विच है जिससे सारे के सारे जो एटीएम चलते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसको बनाया किसने था, लॉन्च किसने किया था, आईडीआरबीटी, जिसका फुल फॉर्म बताएंगे आप कमेंट में लिख करके, ठीक है। आईडीआरबीटी ने 2004 में इसको बनाया था। फिर इसको टेक ओवर 2009 में, 5 साल बाद टेक ओवर कर लिया एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसका टेक ओवर कर लिया। अभी ओनरशिप एनपीसीआई की है। कुछ ही सालों में एनएफएस का जो नेटवर्क था बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा और अभी जो है ये लीडिंग जो है एटीएम नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। 30 अप्रैल 2021 के डेटा के हिसाब से हमारे देश में 2,52,000 यानी 2,52,000 एटीएम्स हैं, जिसमें जो एनएफएस नेटवर्क है उसमें आपका 1181 मेंबर्स हैं टोटल, जिसमें से 107 डायरेक्ट मेंबर बैंक हैं, 1025 सब मेंबर बैंक हैं और 45 आरआरबीज हैं और 4 जो है वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स हैं जो कि एनएफएस में इस समय रजिस्टर्ड हैं फ्रेंड्स। ओके, अब एनएफएस ने एक मतलब जो नेटवर्क बनाया है वो स्ट्रांग है, सस्टेनेबल है और उसमें पर्याप्त कैपेबिलिटी है। और अगर हम कंपेयर करें तो जो मेजर वेल इस्टेब्लिश स्विच नेटवर्क हैं उनके इक्विवेलेंट ही हमारा ये नेटवर्क चलता है। और अगर हम दुनिया भर के ग्लोबल एटीएम नेटवर्क से कंपेयर करें तो जो हमारा ये एनएफएस का ऑपरेशन है, फंक्शनिंग है, सर्विसेज हैं, वो एट पार हैं, उसके इक्विवेलेंट ही हैं फ्रेंड्स। ओके,
मतलब कहने का हमारा जो स्विच नेटवर्क है एनएफएस है वो किसी से कम नहीं है, एक तरह से कहा जाए, ठीक है। अब हर ज्वाइनिंग मेंबर जो भी ज्वाइनिंग मेंबर अगर एनएफएस को ज्वाइन करता है फ्रेंड, तो 2 तरीके से ज्वाइन कर सकता है। एक तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, उस केस में आपको सब्सक्रिप्शन फ़ी 3 लाख रुपए देनी होगी, वन टाइम सब्सक्रिप्शन फ़ी 3 लाख रुपए प्लस जीएसटी या जो भी सर्विस टैक्स हैं, जीएसटी कहें या सर्विस टैक्स जो भी एप्लीकेबल होगा। और दूसरा हो सकता है कि आप स्पॉन्सरशिप मॉडल के थ्रू आएँ, जिसमें आपको स्पॉन्सर बैंक को जो है पे करना होता है 6 लाख रुपए वन टाइम के चार्जेस प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस फ्रेंड्स, ओके। तो हर मेंबर जो ज्वाइन करता है एनएफएस नेटवर्क को, उसे वन टाइम सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी पड़ती है 3 लाख रुपए प्लस टैक्सेस। और अगर एनएफएस स्पॉन्सरशिप मॉडल के थ्रू जो है स्पॉन्सर बैंक ज्वाइन करेगा, तो उसे एक बार में 6 लाख रुपए जो है देने पड़ते हैं। क्लियर हो गई बात? तो देखिए इसका ईच मेंबर ज्वाइनिंग का मतलब हुआ डायरेक्ट जो है आप मेंबर बन रहे हैं। डायरेक्ट मेंबर बनने वाले कौन से हो गए फ्रेंड्स? जो 107 की हमने बात की थी, देखिए 107 जो डायरेक्ट मेंबर हैं, तो ये जो 107 ये डायरेक्ट मेंबर बने हैं फ्रेंड्स, इनको जो है 3 लाख रुपए प्लस जो है टैक्स पे करना पड़ा है मेंबरशिप लेने के लिए। अब जितने भी ये सब मेंबर हैं, जो आपके सब मेंबर है 1025 फ्रेंड्स, ये आपके स्पॉन्सरशिप मॉडल के थ्रू ही आते हैं। स्पॉन्सरशिप मॉडल के थ्रू आएँगे तो इनको 6 लाख रुपए प्लस टैक्स देना पड़ेगा, जो भी है वन टाइम फीस 6 लाख रुपए प्लस टैक्स देना पड़ेगा। इसमें स्पॉन्सर बैंक को 6 लाख, देखिए द स्पॉन्सर बैंक हैव टू पे वन टाइम फीस ऑफ 6 लाख प्लस टैक्सेस, ठीक है। और जितने भी सब मेंबर हैं एनएफएस नेटवर्क अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्हें स्पॉन्सर बैंक के थ्रू ही एनएफएस को ज्वाइन करना होता है। देखिए अब समझिए इस बात को, मैंने क्या कहा कि आप 2 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेंबर बन सकते हैं या तो स्पॉन्सर बैंक के थ्रू जुड़ सकते हैं। अगर आप मेंबर बनते हैं तो आपको वन टाइम सब्सक्रिप्शन फ़ी 3 लाख रुपए प्लस टैक्सेस देनी होगी। अगर आप एनएफएस की जो है स्पॉन्सरशिप मॉडल के थ्रू आते हैं, तो आपको 6 लाख रुपए प्लस टैक्सेस देने पड़ेंगे। और जितने भी सब मेंबर हैं, अब मेंबर को तो 3 लाख रुपए देना है, और जो सब मेंबर ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स, वो एनएफएस स्पॉन्सरशिप मॉडल के थ्रू ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि दे शुड कम थ्रू स्पॉन्सर बैंक। यानी कि आप जो सब मेंबर हैं वो पहले स्पॉन्सर बैंक से मिलेंगे, फिर वो स्पॉन्सर बैंक जो है 6 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन फीस दिलवा करके इनको ज्वाइन करवाता है फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद में द कार्ड इशूइंग मेंबर पे टू द कार्ड एक्वायरिंग मेंबर। अब ये बात समझिए, कार्ड इशूइंग मेंबर का मतलब समझिए, जिस बैंक ने कार्ड इशू किया है उसे कार्ड इशूइंग मेंबर कहेंगे। मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड है, आपका जो डेबिट कार्ड है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का है, तो कार्ड इशूइंग मेंबर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। टू द कार्ड एक्वायरिंग मेंबर, अब कार्ड एक्वायर किसने किया? जिस बैंक के एटीएम में, बैंक के एटीएम में आपने ट्रांजैक्शन की, उसे कार्ड एक्वायरिंग मेंबर कहते हैं। अब मान लेते हैं आपने एचडीएफसी बैंक के एटीएम में जाकर के पैसा निकालने की कोशिश की। आपके पास में बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड है, तो कार्ड इशूइंग मेंबर हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा। आप एटीएम पर गए, वहाँ पर जो मशीन लगी है वो एचडीएफसी बैंक की लगी हुई है। मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक की एटीएम मशीन लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना बीओबी का कार्ड इस मशीन पर यूज कर रहे हैं, इंसर्ट करते हैं, पैसा निकालते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो एचडीएफसी यहाँ पर कार्ड एक्वायरिंग मेंबर कहलाएगा। इसने कार्ड को एक्वायर किया, आपके कार्ड को एक्वायर कर लिया, आपका काम किया, इसलिए इसे कार्ड एक्वायरिंग मेंबर कहेंगे, ठीक है। अब इस केस में चूँकि कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा का था और हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्ड होल्डर ने सर्विसेज ली हैं एचडीएफसी बैंक के कार्ड से, मशीन से, तो इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा को कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं एचडीएफसी वाले को, क्योंकि सर्विसेज इसकी यूज की जा रही हैं। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का सिर्फ कार्ड है। अगर एचडीएफसी यहाँ पर मना कर दे, फॉर एग्जांपल मानिए यदि एचडीएफसी में ये मना कर दे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड केवल बीओबी पर चलेगा फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब हुआ कि कस्टमर को अब बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम ढूंढना पड़ेगा, एटीएम मशीन बैंक ऑफ बड़ौदा की ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एचडीएफसी बोलता है कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी भी बैंक के एटीएम को अलाउ करते हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए कि कौन किसको पे करेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा एचडीएफसी को पे करेगा या एचडीएफसी बैंक ऑफ बड़ौदा को पे करेगा, और कौन क्यों पे करेगा ये भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा की एटीएम मशीन नहीं है, तो एचडीएफसी ने कहा कि हम अलाउ तो करेंगे, लेकिन बदले में हमें अगर कुछ पैसे मिले तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड इशूइंग अथॉरिटी को, कार्ड एक्वायरिंग अथॉरिटी जो कि एचडीएफसी बैंक है, उसको पैसे पे करने पड़ते हैं। नाउ आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कार्ड इशूइंग मेंबर को पे करना पड़ता है, कार्ड एक्वायरिंग मेंबर को एन इंटरचेंज फीस फॉर ईच अप्रूव ट्रांजेक्शन फॉर प्रोवाइडिंग एटीएम सर्विसेज। तो जितनी भी अप्रूव ट्रांजेक्शन होती है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, केवल अप्रूव्ड ट्रांजैक्शन पर ही अब कस्टमर को, जैसे कस्टमर की कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो उसको जो है वैलिड ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं किया जाता है। तो अप्रूव्ड ट्रांजैक्शन जितनी भी होगी उसके लिए फ़ीस पे करना पड़ता है, और इस फीस को कहते हैं इंटरचेंज फीस कहते हैं।
क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो कार्ड इशूइंग मेंबर पे करेगा या कार्ड एक्वायरिंग मेंबर पे करेगा? आपसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन यही डालते हैं कि कार्ड एक्वायरिंग मेंबर ने 15 रुपए दिए कार्ड इशूइंग मेंबर को, क्या ये सही है स्टेटमेंट? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कार्ड इशूइंग मेंबर को पे करना होता है फ्रेंड। देखिए, जिस कंपनी का, जिस बैंक का कार्ड होगा, मान लेते हैं एसबीआई का एटीएम कार्ड है और आपने उसे इलाहाबाद एटीएम की मशीन पर यूज़ किया है, तो अब एसबीआई को पेमेंट करनी पड़ेगी इलाहाबाद बैंक को। क्यों? ऐसे समझ लीजिए कि इसका सिर्फ कार्ड है, कार्ड जो है 100-200 रुपए का है, जबकि यहाँ पर इलाहाबाद बैंक का एटीएम लगा हुआ है, इसने 10-12 लाख रुपए खर्चा किए होंगे। तो ऐसे समझ लीजिए हमने 10-12 लाख रुपए खर्चा किए हैं, इसलिए हम पैसे लेंगे भाई। आपने तो सिर्फ एक कार्ड इश्यू कर दिया 100 रुपए का, तो इसलिए आपको पैसे हमें देने पड़ेंगे। मैं ये सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप याद रखोगे फ्रेंड्स, ओके। अब करंटली इंटरचेंज फीस कितनी है? 15 रुपए है कैश विड्रॉल के लिए, और कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफ़र के लिए 15 रुपए है। या फिर हम ऐसे कहें, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन होंगे फ्रेंड्स, उसके लिए 15 रुपए चार्जेज़ हैं, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के लिए 5 रुपए हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन में आप अकाउंट की मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, पिन रीसेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी नॉन फाइनेंशियल टास्क होते हैं फ्रेंड्स, यानी जिसमें पैसे का लेन-देन ना हो, बाकी सारी चीज़ें हों। तो फंड का ट्रांसफ़र, आपका कार्ड टू कार्ड फंड का ट्रांसफ़र, अकाउंट में ट्रांसफ़र, या फिर जो है कैश विड्रॉल, ये सारी चीज़ों के लिए 15 रुपए लगते हैं एक ट्रांज़ैक्शन के, ध्यान रखेंगे। यानी कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कस्टमर है, मान लीजिए उसका अपना डेबिट कार्ड ले जा करके अगर एचडीएफसी बैंक के एटीएम पर यूज़ कर देता है, तो जैसे ही वो यूज़ करेगा और अपनी ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट करेगा, तुरंत ही मान लीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा को 15 रुपए एचडीएफसी बैंक को देने पड़ेंगे, अगर उसने फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन की है तो। 15 रुपए बैंक देगा, बैंक ऑफ बड़ौदा एचडीएफसी बैंक को देगा, और अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन की है तो 5 रुपए देगा फ्रेंड्स, ओके। तो अब ये देखिए, एक तरीके से पहले जब हम एज ए कस्टमर थे तो हमें लगता था कि बैंक में सुविधाएँ नहीं मिल रही, अब लगता है कि 15 रुपए भी पे कर रहा है, वो भी बैंक पे कर रहा है हमारे ट्रांज़ैक्शन के लिए। कस्टमर की ट्रांज़ैक्शन के लिए बैंक जो है दूसरे बैंक को पैसे पे करता है। अब आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है फ्रेंड? तो 15 रुपए कैश विथड्रॉल के लिए, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफ़र के लिए या नॉर्मल फंड ट्रांसफ़र के लिए 15 रुपए है, और अदर नॉन फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के लिए 5 रुपए जो है इंटरबैंक फ़ीस होती है। इसके अलावा जो कार्ड इश्यूइंग मेंबर है, जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्पल में बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसका डेबिट कार्ड है, कार्ड इश्यूइंग मेंबर को पे करना पड़ता है, फीस भी पे करनी पड़ती है। वुड पे ट्रांजैक्शन स्विचिंग फीस ऑफ 45 पैसा पर अप्रूव्ड ट्रांजैक्शन टू एनपीसीआई अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल टैक्सेस। तो जितनी भी अप्रूव्ड ट्रांजैक्शंस होंगी, उसके लिए हर एक ट्रांजैक्शन के लिए 45 पैसे या 45 पैसा जो है देना पड़ता है, ठीक है? इसे स्विच फीस कह सकते हैं। एनपीसीआई जो आपका नेशनल फाइनेंशियल स्विच नेटवर्क चलाता है, उसके पेमेंट लेता है। तो 45 पैसे देने होंगे। कौन देगा ये? जिस बैंक का डेबिट कार्ड है, ध्यान रखेंगे, जिस बैंक का डेबिट कार्ड है वो पे करता है 45 पैसे पर अप्रूव्ड ट्रांज़ैक्शन, एनपीसीआई को पे करता है। तो कुल मिलाकर के 15 रुपए तो ये पे किए बैंक ऑफ बड़ौदा ने, और साथ ही साथ में 45 पैसे एनपीसीआई को भी दिए, या 5 रुपए ये पे किए और प्लस 45 पैसे और भी दिए एनपीसीआई को, जिसे स्विचिंग फीस भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं फ्रेंड, जो 15 रुपए आपने दिए, इसे इंटरचेंज फीस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरचेंज फीस कहते हैं। इसके अलावा एनपीसीआई हैज आल्सो टाई अप विद द इंटरनेशनल कार्ड स्कीम्स लाइक डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब इंटरनेशनल डेबिट कार्ड जो बनाते हैं कंपनियां, उनके साथ में भी इनका जो है टाई अप है, ताकि जो है एनएफएस नेटवर्क पर इन कंपनियों के भी एटीएम का डेबिट कार्ड यूज किया सकें। जैसे आपका डीएफएस हो गया, डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज, जापान क्रेडिट ब्यूरो जेसीबी, चाइना यूनियन पे इंटरनेशनल सीयूपीआई, विच अलाउज देयर कार्ड होल्डर टू यूज एटीएम्स कनेक्टेड टू एनएफएस नेटवर्क। तो एनपीसीआई ने इनके साथ टाई अप किया हुआ है। अब अगर टाई अप ना हुआ होता, तो मान लीजिए कोई ऐसा कस्टमर है जिसके पास जापान क्रेडिट ब्यूरो का, जैसे हमारे पास मास्टर होता है, वीज़ा होता है, रुपे कार्ड होता है, वैसे ही मान लीजिए कोई कस्टमर जिसके पास जेसीबी का कार्ड है, आपका जापान क्रेडिट ब्यूरो का कार्ड है, तो वो अगर एनपीसीआई ने टाई अप ना किया होता, तो किसी भी एटीएम पर ये कार्ड चल नहीं सकते हैं। समझिए इस बात को। इसीलिए एनपीसीआई ने इनके साथ टाई अप किया है कि अगर किसी कस्टमर के पास में चाहे डीएफएस का, डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज का, चाहे जापान क्रेडिट ब्यूरो का, चाहे चाइना यूनियन पे इंटरनेशनल का कार्ड हो, उसके साथ टाई अप होने की वजह से हमारे एटीएम पर ये कार्ड भी एक्सेप्टेबल होते हैं, मास्टर, वीज़ा और रुपे के अलावा फ्रेंड्स, ओके। तो ये इतना सारा एडिशनल इसमें हमने समझा, ठीक है फ्रेंड। तो हमने स्पॉन्सरशिप वाली बात समझ ली थी।
जब भी कोई डायरेक्ट मेंबर जुड़ता है उससे 3 लाख रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। अगर स्पॉन्सरशिप मॉडल के थ्रू आते हैं तो 6 लाख प्लस जीएसटी देना पड़ता है। जितने भी सब मेंबर होते हैं वो एनएफएस नेटवर्क में जुड़ने के लिए स्पॉन्सर बैंक के थ्रू ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में कार्ड इशूइंग मेंबर कौन सा होता है? जिसका डेबिट कार्ड होता है। कार्ड एक्वायरिंग मेंबर कौन होता है? जिसकी एटीएम मशीन होती है ना। और इसके बदले में कार्ड इशूइंग मेंबर को, कार्ड एक्वायरिंग मेंबर को पैसे देने पड़ते हैं, जिसे इंटरचेंज फीस कहते हैं। इंटरचेंज फीस करंटली कितना है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 15 रुपये है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 5 रुपये है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब जिसमें पैसे का लेन देन हो, चाहे पैसे आप विड्रॉल करिए, चाहे आप पैसे को ट्रांसफ़र करिए, ठीक है। इसके अलावा कार्ड इशूइंग मेंबर यानी जिसका डेबिट कार्ड होता है उसे एनपीसीआई को भी 45 पैसे पर अप्रूव ट्रांजैक्शन पे करना पड़ता है, प्लस टैक्सेस लगा ही रहेगा साथ में स्विचिंग फीस के तौर पर फ्रेंड्स, ओके। इसके अलावा एनपीसीआई ने टाई अप कर रखा है इंटरनेशनल कार्ड जो बनाती हैं कंपनियां उनके साथ में, जैसे डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस, जापान क्रेडिट ब्यूरो जीसीबी, चाइना यूनियन पे इंटरनेशनल सीयूपीआई, इनके कार्ड होल्ड ताकि इनके कार्ड होल्डर हमारे जो एटीएम हैं उनको यूज कर सकें और हमारे एटीएम एनएफएस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ये बात हमें पहले से ही पता है फ्रेंड्स, ओके। अब एनएफएस जो है कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ओके। तो द एनएफएस नेटवर्क विल फैसिलिटेट एटीएम ट्रांजेक्शन सर्विसेज अलॉन्ग एमंग ऑल मेंबर पार्टिसिपेटिंग इन दिस नेटवर्क। तो एनएफएस जो नेटवर्क होता है फ्रेंड्स वो क्या करता है? सभी फैसिलिटेट करता है एटीएम ट्रांजैक्शन की सर्विसेज, एटीएम की ट्रांजैक्शन की जा सकती हैं। जितने भी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं इस नेटवर्क में, जो लोग मेंबर हैं, अब जो मान लीजिए कोई एक बैंक है जो अगर एनएफएस का मेंबर नहीं है तो उसका डेबिट कार्ड हमारे इस किसी भी एटीएम पर, मतलब हमारे देश के किसी भी 2,52,000 एटीएम जो हैं वहाँ पर कहीं पर भी यूज नहीं हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो सर्विस ऑफर में सीधी सी बात है, एटीएम ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करता है जितने भी पार्टिसिपेटिंग मेंबर होंगे उन सब के लिए। द ट्रांजैक्शन बिल इंक्लूड कार्ड ट्रांजैक्शन एट एटीएम्स ऑफ द मेंबर एंड सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन एट एनपीसीआई। तो जो ट्रांजैक्शन होती है जब आप एटीएम से कोई पैसा निकालते हो तो एक चीज़ तो यही होती है कि कार्ड ट्रांजैक्शन होती है, यानी आपने पैसा 5,000 रुपये निकाला तो आपके खाते से निकल आया, लेकिन खाते से निकलने के साथ साथ एनपीसीआई के लेवल पर ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट भी होता है, यानी कि आपका खाता डेबिट हो, आपका खाता डेबिट होगा, एटीएम का अकाउंट क्रेडिट होगा, जो भी कॉन्सेप्ट चलता हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कार्ड ट्रांजैक्शन होती है और दूसरा ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट एनपीसीआई में होता है फ्रेंड्स, ओके। अपार्ट फ्रॉम बेसिक ट्रांजैक्शन, जैसे बेसिक ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? बेसिक ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? एटीएम पर कैश का विड्रॉल, बैलेंस की इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट का निकालना, पिन का चेंज करना, मोबाइल नंबर बदलना, आधार रजिस्टर करना, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो बेसिक सर्विसेज के अलावा नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो होता है वो वैल्यू एडेड सर्विसेज वीएएस भी ऑफर करता है एटीएम्स और सीडीएम्स पर। सीडीएम्स फ्रेंड्स जो है आई थिंक कैश डिपॉजिट मशीन होता है यहाँ पर। एटीएम तो आपको पता ही है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है फ्रेंड्स, ओके। तो एनएफएस बेसिक ट्रांजेक्शन जो आपकी बेसिक फैसिलिटी होती है, जैसे कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, पिन चेंज, मिनी स्टेटमेंट, उसके अलावा वैल्यू एडेड सर्विसेज भी ऑफर करता है। वैल्यू एडेड सर्विसेज के कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखिए। आप एटीएम का यूज करते हुए मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसे एमबीआर कहा जाता है। कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसे सी टू सी कहा जाता है। कार्ड टू कार्ड, सी टू सी, कार्ड टू कार्ड। आप चेकबुक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सीबीआर, मतलब एटीएम पर गए और अपना एटीएम डाला, सारी पिन वगैरह डाली और आपने अपने लिए चेकबुक की रिक्वेस्ट कर दी, अब आपके पास चेकबुक पहुंच जाएगी। स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, आप अगर ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए आपको स्टेटमेंट चाहिए तो मिनी स्टेटमेंट तो नॉर्मली निकल जाता है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन का स्टेटमेंट चाहिए तो स्टेटमेंट रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हैं। आधार नंबर सीडिंग, एएनएस, आधार नंबर सीडिंग की भी सुविधा प्रोवाइड की जाती है एटीएम पर। तो ये मतलब कहने का सिंपल फैसिलिटी, जो बेसिक फैसिलिटी है वो तो प्रोवाइड ही करता है आपका जो एटीएम है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच है। कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, पिन चेंज कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। उसके अलावा वैल्यू एडेड सर्विसेज भी आप कर सकते हैं। और वैल्यू एडेड सर्विसेज में आप क्या-क्या कर सकते हैं? मोबाइल बैंकिंग का अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफ़र करिए। इसका मतलब हुआ कि खाते से खाते में पैसा नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है। आपके कार्ड में पैसा है 20,000 रुपए, उसको दूसरे कस्टमर के कार्ड में 10,000 रुपए भेज दिए। ये होता है कार्ड टू कार्ड फंड का ट्रांसफ़र। आप अपने लिए चेकबुक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप एक स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आधार नंबर की सीडिंग कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपको एनएफएस में जो भी एटीएम हैं उनमें मिल जाती है फ्रेंड्स, ओके। दी एनएफएस विल मेंटेन लॉग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन पासिंग थ्रू एनएफएस नेटवर्क। अब जितनी भी एनएफएस नेटवर्क से ट्रांजेक्शन पास होंगी फ्रेंड्स, उनका एक लॉग बनता है, एक एंट्री बनती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये रखना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, ताकि रिकन्सिलिएशन अच्छे से हो पाए। एनपीसीआई इज ओनर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ एनएफएस नेटवर्क। अब मैंने आपको बताया कि आईडीआरबीटी ने बनाया जरूर था, आईडीआरबीटी ने एनएफएस को बनाया जरूर था, नेशनल फाइनेंशियल स्विच को आईडीआरबीटी ने बनाया था 2004 में, लेकिन 2009 में इसको टेक ओवर किया था एनपीसीआई ने। और उसके बाद से ओनर कौन है? एनपीसीआई इसका ओनर है, इसका कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एनपीसीआई जो है इसका ओनर है, इसका कोऑर्डिनेटर है। एंड इट वुड ऑपरेट एंड मेंटेन द एनएफएस स्विच। अब ये इसकी जिम्मेदारी है कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच को ऑपरेट करे, मेंटेन करे। कौन? एनपीसीआई। अब एनपीसीआई चाहे तो खुद इसको करे, क्या चाहे किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को दे दे। ठीक है, एनपीसीआई में अंडरटेक द टास्क ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेटवर्क ऑन इट्स ओन। मतलब खुद इसको संभाले कि मतलब जो आपका नेटवर्क है, एनएफएस स्विच है, उसको मेंटेन खुद करे, अब चलाए, है ना। और चाहे तो ये जो है थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को जो है दे सकता है, ताकि एनपीसीआई जो है किसी दूसरे को दे देगा कि आप इसको हमारे बिहाफ पर चलाइए। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है फ्रेंड्स। ओके, तो एनपीसीआई जो है चाहे तो खुद इसको एनएफएस स्विच को चलाए या थर्ड पार्टी से भी चलवा सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने ये बात समझ ली सर्विसेज ऑफर्ड में क्या क्या एनपीसीआई क्या क्या सर्विसेज ऑफर करता है, सॉरी एनएफएस पे हमें क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच नेटवर्क जो है सभी एटीएम ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है। जितने भी पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं उनके कार्ड होल्डर्स जो है एटीएम में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन जब भी होती है तो उसमें कार्ड जो ट्रांजैक्शन होती है एटीएम ऑफ द मेंबर्स, है ना, मेंबर्स में जो कार्ड ट्रांजैक्शन होती हैं, यानी कि कार्ड आपने डाला 25,000 रुपये निकाल लिए, वो हुआ। और सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एनपीसीआई लेवल पर भी होता है। तो दो काम होते हैं। और अपार्ट फ्रॉम बेसिक फैसिलिटी, ट्रांजैक्शन कहिए चाहे फैसिलिटी कहिए, तो कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, पिन चेंज और मिनी स्टेटमेंट, ये बेसिक जो फैसिलिटी हैं, उसके अलावा एनएफएस नेशनल फाइनेंशियल स्विच वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है अपने एटीएम्स पर। और वो वैल्यू एडेड सर्विसेज कौन कौन सी हैं, अगर आपसे नेम पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन एमबीआर कहते हैं, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर C2C कहते हैं, चेक बुक रिक्वेस्ट सीबीआर कहते हैं, स्टेटमेंट रिक्वेस्ट एसआर कहते हैं, आधार नंबर सीडिंग एएनएस कहते हैं। तो इतनी सर्विसेज जो है अब इसके अलावा, मतलब नॉर्मल ट्रांजैक्शन के अलावा इतनी सारी और सर्विसेज आपको एटीएम पर मिल सकती हैं। अब जितनी भी ट्रांजैक्शन जो है एनएफएस नेटवर्क पर होती हैं उनका लॉग मेंटेन करता है एनएफएस। एनपीसीआई जो है इसका ओनर है। आईडीआरबीटी ने लॉन्च किया था, बाद में 2009 में इसकी ओनरशिप एनपीसीआई के पास चली गई, ओनरशिप जो है, और कोऑर्डिनेटर भी इसका एनपीसीआई ही है। अब ये एनपीसीआई की जिम्मेदारी है कि इसको ऑपरेट करे और मेंटेन करके रखे, खराब ना होने दे, हमेशा चलता रहे एनएफएस नेटवर्क। इसकी मतलब जिम्मेदारी किसकी है? एनपीसीआई की है। अब एनपीसीआई चाहे तो इसका जो है मेंटेनेंस और ऑपरेशन का काम जो है खुद संभाले, और चाहे इसको थर्ड पार्टी को डेलीगेट कर सकता है, थर्ड पार्टी को दे सकता है कि वो करें, इसको संभालें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये एक टॉपिक यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा खत्म होता है। हमने ये समझ लिया एनएफएस के बारे में। अब हम समझेंगे फ्रेंड्स इंडियन बैंकिंग कंप्यूटिंग कम्युनिटी क्लाउड, इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड IBCC, इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड। कुछ ज़्यादा है नहीं फ्रेंड्स, में थोड़ी बहुत बातें हैं, अभी 10 मिनट में ये निपट जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ प्रोमिजिंग टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विस टू द कस्टमर ऑन डिमांड ओवर द इंटरनेट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है दैट प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू द कस्टमर ऑन डिमांड ओवर इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जो है ऑन डिमांड जो है कस्टमर को वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। फ्रेंड देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। क्लाउड का मतलब होता है बादल, है ना। ये अब इसी से बना है ये क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स ना कि आपको जैसे मान लीजिए कोई चीज़ ऑपरेट करनी है, कोई सॉफ्टवेयर चलाना है, लेकिन आप उस सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं करना चाहते हैं, मान लेते हैं। तो आप सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं करना चाहते, फिर भी आप उसे यूज करना चाहते हैं, तो उसी केस में फ्रेंड्स जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का रोल आता है। आप जो है आपको ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मतलब कहने का सॉफ्टवेयर आपको रेंट कर दिया जाएगा। आपको अपने सिस्टम में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे आपको वीएलसी मीडिया प्लेयर चलाना होता है, मान लेते हैं मूवी देखने के लिए, तो आप वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करते हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि हम वीएलसी मीडिया प्लेयर ना इंस्टॉल करें फिर भी हम मूवी देखें। तो उसके लिए क्या होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आपको वीएलसी मीडिया प्लेयर मान लीजिए आपने पेमेंट जो है 6 महीने के लिए कर दी, तो वो 6 महीने के वीएलसी मीडिया प्लेयर आपको क्लाउड पर अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो ये होता है फ्रेंड्स जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट। तो वही बोल रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है जो डिफरेंट सर्विसेज को कस्टमर को प्रोवाइड करती है ऑन डिमांड, ज़रूरत के हिसाब से ओवर इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर ही वो सर्विस प्रोवाइड हो जाती है
ठीक है फ्रेंड, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि मतलब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना चाहते, हम उसे सीधे यूज करना चाहते हैं इंटरनेट पर ही, सीधे बात खत्म होती है इतनी, है ना। द ईज ऑफ टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंगली एक्सपेंडिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज अक्रॉस द ग्लोब फॉर इट्स रिजल्टिंग बेनिफिट। और ये जो इस टेक्नोलॉजी का मतलब इस टेक्नोलॉजी को यूज करना आसान है, इसकी वजह से ये जो है बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है और सभी लोग इसको यूज कर रहे हैं। किस चीज़ को? क्लाउड कंप्यूटिंग को बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये ईजी पड़ता है फ्रेंड्स। ओके, आपको बस केवल उतना ही पैसा पे करना है जितनी देर के लिए आप उसे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फाइल स्टोर करनी है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपको बहुत सारी पीडीएफ हैं जिनको आपको स्टोर करना है। अब पीडीएफ स्टोर करना है तो एक तरीका तो हो सकता है कि आप हार्ड डिस्क जो है अपने पीसी मतलब सिस्टम में जो है आपका जो लैपटॉप है उसमें हार्ड डिस्क रखिए, एक टेराबाइट या 500 जीबी की, जितने की भी रखना चाहते हैं। पर मान लीजिए आपके पास में 10 टेराबाइट का डेटा है, 10 टेराबाइट आपको स्टोर करना है, तो अब उसी जगह पर आप क्या करेंगे? क्लाउड की सर्विसेज का यूज कर लेंगे। आप क्लाउड पर स्टोर करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये जो क्लाउड पर आपने स्टोरेज किया, 10 टेराबाइट का डेटा आपका स्टोर हो गया, लेकिन आपने फिजिकली कहीं भी कोई 10 टेराबाइट परचेज नहीं किया है। समझिए इस बात को। आपके पास कोई हार्ड डिस्क नहीं है, कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपने लगा करके 10 टेराबाइट का डेटा नहीं स्टोर किया है। आपने क्या किया? उस डेटा को क्लाउड पर स्टोर कर दिया। क्लाउड क्या है? एक तरह से सर्विस है। ये 10 टेराबाइट कहीं फिजिकली स्टोर हुआ होगा, लेकिन वो उस कंपनी के पास स्टोर होगा जिससे आपने क्लाउड की सर्विसेज ली हुई हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप ये एग्जांपल आपको क्लाउड के बारे में काफ़ी हद तक क्लैरिटी देगा। ठीक है। A community cloud can possibly be a resolution where cloud services are meant for organization having common objectives and security control। तो कम्युनिटी क्लाउड कहाँ पर फायदेमंद हो सकता है? जहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशंस हों, ठीक है, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव रखती हैं और कॉमन सिक्योरिटी कंट्रोल रखती हैं। जैसे पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में सबका ऑब्जेक्टिव सेम है, सिक्योरिटी कंट्रोल भी लगभग सेम रहते हैं, तो इस यहाँ पर कम्युनिटी क्लाउड ऑफर किया जाता है। तो इसीलिए देखिए इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड कहा गया है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर क्लाउड नहीं कहा गया है, कम्युनिटी क्लाउड इसीलिए कहा गया है क्योंकि सारे बैंक एक जैसे मतलब हिसाब मतलब एक जैसा कॉन्सेप्ट ही होता है हर जगह, कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, सबको प्रॉफिट कमाना है, सबने लोन देना है, सबने डिपॉजिट रखना है, सिक्योरिटी कंट्रोल भी सेम ही होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कम्युनिटी क्लाउड ऑफर किया जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री में। टू फर्निश क्लाउड सर्विसेज टू सच लाइक माइंडेड organization in India, IDRBT has set up a pilot approach for building community cloud for Indian banks to provide infrastructure as a service। ठीक है, तो इसी क्लाउड सर्विस को जो है लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे देश में सभी बैंक हैं वो लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन कहे जा सकते हैं इंडिया में, उसी पर्पज से क्लाउड सर्विस ऑफर करने के लिए आईडीआरबीटी ने एक पायलट प्रोजेक्ट ऑफर किया हुआ है, बिल्डिंग कम्युनिटी क्लाउड बनाया हुआ है। मतलब पायलट अप्रोच होता है, मतलब जहाँ पर पहली बार किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो उसे पायलट अप्रोच कह सकते हैं। या पायलट आपका एपिसोड आता है, कोई भी आप सीरियल देखते हैं तो उसमें जो पहला एपिसोड होता है उसे पायलट एपिसोड कहते हैं। मतलब एक ट्रायल लिया जाता है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो उसी तरीके से यहाँ पर पायलट अप्रोच अपनाई गई है। कम्युनिटी क्लाउड को ऑफर किया जा रहा है, जहाँ पर इंडियन बैंक्स को क्या किया जा रहा है? प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे सर्विस के तौर पर ऑफर किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब एक एग्जांपल और देखिए, जैसे आपका आउटलुक होता है फ्रेंड्स, आउटलुक जो होता है वो जो ऑफिस होता है आपका एमएस ऑफिस होता है, उसमें आउटलुक आपको मिलता है। ठीक है, अब आउटलुक क्या होता है? एमएस ऑफिस आप इंस्टॉल करेंगे, उसी के साथ में आउटलुक आपका इंस्टॉल हो जाता है आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में। लेकिन उसी जगह पर अगर आप आउटलुक ना यूज करके आप ऑफिस एमएस ऑफिस ना यूज करके ऑफिस 365 यूज करेंगे मान लेते हैं, तो ऑफिस 365 फ्रेंड्स आपका क्लाउड बेस्ड है, ये इंटरनेट बेस्ड है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ इंटरनेट पर ही चलेगा, ऑफलाइन नहीं चलता है, इंटरनेट पर ही चलेगा और कहीं इंस्टॉल नहीं होगा। समझिए इस चीज़ को, ऑफिस 365 आपको अपने पीसी में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वर्ड पैड पर काम करना है, आप इंटरनेट खोलिए, इंटरनेट पर ही आपको ये ऑफिस 365 के थ्रू वर्ड पैड मिल जाएगा, आपको एक्सेल सीट मिल जाएगी, आपको पावर पॉइंट का भी काम इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अब आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लाउड पर मिल रही हैं फ्रेंड्स। ओके, उसी जगह पर अगर ऑफिस 2018, 2016, 2007 वगैरह यूज़ करते हैं अगर एमएस ऑफिस, तो आपको वो एमएस ऑफिस का पूरा पैक आपको अपने मतलब लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो जाता है डिफरेंस फ्रेंड्स आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर को एज ए सर्विस ऑफर किया जाता है, ये एक सर्विस हो जाती है। पहले देखिए, पहले एमएस ऑफिस जो था फ्रेंड्स आपका, वो एक जो है
इंफ्रास्ट्रक्चर था, एक सॉफ्टवेयर था, अब क्या है एक सर्विस हो गई। इंटरनेट पर गए और वहाँ पर हमने अपना MS ऑफिस यूज़ कर लिया। पहले क्या होता था, पहले हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते थे फ्रेंड्स। ओके, क्लाउड computing is an emerging internet based computing technology where a large pool of systems are connected through private or public network to provide dynamically scalable infrastructure for application data and file storage। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है फ्रेंड्स आपका, वो एक इमर्जिंग इंटरनेट बेस्ड जो है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी होती है, जहाँ पर बहुत बड़ा पूल होता है रिसोर्सेज का, है ना। सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू या पब्लिक नेटवर्क के थ्रू या हाइब्रिड नेटवर्क के थ्रू भी, पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिक्स करके भी आपस में जुड़े होते हैं टू प्रोवाइड डायनेमिकली स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या करेंगे, एक जो है बड़े लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन के लिए, डेटा के लिए, फाइल स्टोरेज के लिए, इन सभी कामों के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग में जो होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी यूज दीज डेज विच डिलीवर्स IT कैपेबिलिटीज एज सर्विस ऑन डिमांड। तो ध्यान ये रखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो होते हैं सर्विस ऑन डिमांड ऑफर करता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्विस के तौर पर ऑफर करते हैं और इसमें सर्विस ऑन डिमांड होती है। आपको वर्ड पैड चाहिए, इंटरनेट ओपन करेंगे, आपने डिमांड की वर्ड पैड की, वर्ड पैड आपको अवेलेबल हो गया, तो सर्विस ऑन डिमांड होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड 3 फंडामेंटल सर्विस, 3 फंडामेंटल सर्विसेज होती है फ्रेंड्स। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस PaaS, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसको कैसे बोलेंगे, आस, है ना, IaaS। ठीक है, विच कैन बी डिप्लॉयड ऑन टॉप ऑफ पब्लिक नेटवर्क, हो सकता है पब्लिक मॉडल, हो सकता है प्राइवेट मॉडल, हो सकता है या हाइब्रिड क्लाउड मॉडल, तीनों में से कोई एक हो सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए हमने यहाँ तक क्या समझा कि कम्युनिटी क्लाउड जो होता है फ्रेंड्स, इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड जो है, पहली बात तो यहाँ पर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझ रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है क्या करती है, कस्टमर को जो डिफरेंट डिफरेंट जो सर्विसेज चाहिए उसको ऑन डिमांड प्रोवाइड करती है इंटरनेट पर। ठीक है, जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको आप डिमांड करेंगे इंटरनेट पर, तो वो अवेलेबल करवाएगा। और इसको, इस टेक्नोलॉजी क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करना आसान होता है, इसलिए ये जो है मतलब मतलब काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। कम्युनिटी क्लाउड जो है सोल्यूशन हो सकता है जहाँ पर कॉमन ऑब्जेक्टिव वाले ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी कंट्रोल भी अगर सेम है तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिटी क्लाउड को ऑफर किया जा सकता है। ठीक है, और इसी वजह से जो है IDRBT ने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया हुआ है कम्युनिटी क्लाउड का, सभी इंडियन बैंक को इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ऑफर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का काम ही होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एज ए सर्विस ऑफर करना। यानी आपको कोई चीज़ हार्ड डिस्क वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है, सर्वर परचेज करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ बैक एंड में होगा, आपको बस केवल सर्विसेज को इंटरनेट पर यूज कर लेना होता है फ्रेंड्स। ओके, अब अगर हम कहें तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एक इमर्जिंग इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी होती है, जहाँ पर जो है लार्ज पूल ऑफ सिस्टम जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू या पब्लिक नेटवर्क के थ्रू या हाइब्रिड नेटवर्क के थ्रू, और ये क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन के लिए, डेटा के लिए और फाइल स्टोरेज के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है मोस्ट एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी है आजकल, जो कि सर्विस ऑन डिमांड ऑफर करती है। इसमें कैपेबिलिटी क्या होती है, सर्विस ऑन डिमांड ऑफर करने की कैपेबिलिटी होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में 3 फंडामेंटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस PaaS, है ना, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और आई होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो ये 3 होते हैं फ्रेंड्स, इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है और इन तीनों को हम डिप्लॉय कर सकते हैं पब्लिक मॉडल, पब्लिक नेटवर्क के थ्रू, प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू या हाइब्रिड नेटवर्क के थ्रू हम इसे लॉन्च कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, बस जो कीवर्ड है वो ध्यान रखेंगे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर सर्विस, on demand software service where the required service software is provided to the end user as an application to run their system through internet। तो देखिए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का ये मतलब होता है जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, आपने डिमांड की कि हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए, मान लेते हैं कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि मुझे जो है, यही एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे जो है आउटलुक चलाना है फॉर एग्जांपल। अब मैंने डिमांड की कि मुझे आउटलुक रन करना है, ठीक है, तो ये मैंने एक सॉफ्टवेयर डिमांड किया है एज ए सर्विस, है ना, ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर मैंने ऑफर मांगा हुआ है। अब वो कंपनी जो क्लाउड कंप्यूटिंग वाली कंपनी होगी वो मुझे ऑफर करेगी, मतलब प्रोवाइड करेगी क्या, जो भी सॉफ्टवेयर मुझे चलाना है ना, सर्विस के तौर पर, वेयर द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडेड टू द इंड यूजर, मैं इंड यूजर हूँ, मुझे रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा एज एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन के लिए
के तौर पर टू रन देयर सिस्टम थ्रू इंटरनेट पर ही वो एप्लीकेशन रन हो जाएगा। तो ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर होता है फ्रेंड्स। ओके, ये लेमैन के लिए सबसे अच्छा रहता है। अगर हम देखें जो यूजर होता है फ्रेंड्स आपका, उसके लिए सबसे बढ़िया होता है कि आप जो है सॉस यूज करिए, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज करेंगे। इसमें आपको कोई टेक्निकलिटी जानने की ज़रूरत नहीं होती है, सारा कुछ अब बैक एंड पे हो चुका होता है। आपने बस ये कहा कि मुझे जो है एक ये टेक्नोलॉजी यूज करनी है, वो टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है। अब जैसे स्काइप वगैरह करते हैं हम वीडियो चैट के लिए, तो स्काइप अगर यूज करते हैं तो स्काइप चाहे तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। अगर सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करना चाहते स्काइप का, तो ऑन डिमांड जो है उसे सॉस के तौर पर भी आप यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज कर सकते हैं, ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर। अब आपने डिमांड कौन से सॉफ्टवेयर की है? स्काइप यूज करना चाहते हैं, तो ये स्काइप सॉफ्टवेयर जो है बिना इंस्टॉल किए हुए आपके सिस्टम पर इंटरनेट के थ्रू जब चल जाए, तो उसे ही हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहेंगे या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कह सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल करवाया जाता है एज ए सर्विस। अगला है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, पास इन मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट इज प्रोवाइडेड एज ए सर्विस टू द कस्टमर टू बिल्ड देयर ओन एप्लीकेशन दैट रन ऑन द प्रोवाइडर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए जो है कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें जैसे मान लीजिए मेरा ऐप है, फॉर एग्जांपल इसका बेस्ट एग्जांपल होगा, जैसे मान लीजिए जो ऐप है मेरा CIB विथ अशोक। अब मान लीजिए कि इस ऐप को मैंने डेवलप किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस पूरे ऐप को मैंने कोडिंग की डेवलप किया, तो मुझे इस ऐप को रन करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे प्ले स्टोर पर डला हुआ है। जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो जितनी भी सर्विसेज प्ले स्टोर में डाउनलोड करने से लेकर के उसके बाद की जब आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, फिर बैक एंड में मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, वो सारे अपलोड होते हैं, आप डाउनलोड करते हैं, आप उसमें क्विज़ देते हैं। तो एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट मुझे बैक एंड में चाहिए। सिर्फ ऐप डेवलप कर लिया है मैंने, तो मुझे अपना ऐप चलाने के लिए जो कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट चाहिए, वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के तौर पर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज कर सकता हूँ। तो PaaS में क्या होता है, कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है एज ए सर्विस, ताकि कस्टमर ने जो भी एप्लीकेशन खुद बनाए हैं, जो भी एप्लीकेशन आपने बनाए हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं, रन कर सकते हैं इस कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में। यानी कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट आपको मिल गया, जो भी एप्लीकेशन आपको रन करना है वो रन कर लीजिए। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS, ए पूल ऑफ इक्विपमेंट इंक्लूडिंग सर्वर, स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्क, डेटा सेंटर्स etc प्रोवाइडेड एज सर्विस टू द कस्टमर वेयर प्रोवाइडर्स कैन हैंडल कस्टमर्स एप्लीकेशन वर्कलोड इज रेफर्ड एज आस। मतलब कहने का ये हुआ कि इसमें क्या होता है कि सारा कुछ जो है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो पूल ऑफ इक्विपमेंट्स जैसे सर्वर प्रोवाइड किया जाएगा, स्टोरेज प्रोवाइड किया जाएगा, सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा, डेटा सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं? आपका क्लाउड कंप्यूटिंग जो कंपनी है उसके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। इसे इन सब चीज़ों को प्रोवाइडेड एज ए सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं टू द कस्टमर, कस्टमर को, where providers can handle customers application workload in refer as IaaS। ठीक है, तो कस्टमर का जो एप्लीकेशन है उसके वर्कलोड को भी कौन हैंडल कर रहा है यहाँ पर? जो प्रोवाइडर है। कहने का मतलब ये हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने प्रोवाइड किया वही हैंडल कर रहा है, तो वो आपका IaaS हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए 3 तरीके के होते हैं फ्रेंड्स। एक तो हो जाता है आपका सॉफ्टवेयर, आपने पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर मांग लिया कि हमको ऑन डिमांड ये सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे चलाना है। आपने पबजी खेलनी है, मान लीजिए आप ऑनलाइन आप डाउनलोड नहीं करना चाहते, तो इंटरनेट पर ही सीधे एक्सेस करिए अपना इस सॉफ्टवेयर को। ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर आप एक्सेस कर सकते हैं, पबजी वाला गेम एक्सेस कर सकते हैं, तो वो आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो गया। अब आप पबजी खेलना चाहते हैं, पबजी आपके पास में अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए जो कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट चाहिए, उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो आपको कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट चाहिए, अगर उसको आपने एज ए सर्विस डिमांड किया है, तो वो आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो जाएगा, पास हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, और अगर जो है मतलब आपका एप्लीकेशन भी है और आप साथ और भी चीज़ें हैं, लेकिन आपको सर्वर चाहिए, स्टोरेज चाहिए, सिस्टम चाहिए, नेटवर्क चाहिए, ये सारा डेटा सेंटर वाला पूरा कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें अगर आपको एज ए सर्विस चाहिए, पूल ऑफ इक्विपमेंट, जितने भी इक्विपमेंट जो है आपको एक सर्विस को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, एक सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, अगर उनको आप जो है डिमांड एज ए सर्विस यूज करते हैं, तो आपने समझ लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आस का यूज किया है, IaaS का यूज किया हुआ है फ्रेंड्स। ओके, मैंने टेक्निकल टर्म है, कोशिश पूरी की है फ्रेंड्स आपको समझाने की, फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो फिर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। CIB के एग्जाम में जितना जरूरी है उतना तो आपको जरूर ही आ जाएगा। द कस्टमर कैन होस्ट देयर ओन सॉफ्टवेयर ऑन द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर अपना खुद का जो है सॉफ्टवेयर होस्ट कर सकते हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो जैसे मेरा जो ऐप है उसमें क्या होता है, मैं क्या करता हूँ कि जैसे वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं 1000 2000 वीडियो अगर अपलोड करूँगा या यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ तो वो कहाँ जाता है, यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो क्लाउड पर कहीं स्टोर किया जाता है। मैं भले ही मैं अपने अकाउंट में अपलोड करता हूँ फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, लेकिन वो कहीं मेरे सिस्टम पर, मेरे लैपटॉप पर, मेरे मोबाइल पर कहीं नहीं होते हैं। वो कहाँ होते हैं, वो क्लाउड में होते हैं। तो वही कह रहा है कि द कस्टमर कैन होस्ट देयर ओन सॉफ्टवेयर, हम अपना खुद का सॉफ्टवेयर जो है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। A community cloud is a collaborative service where infrastructure is shared between several organizations that are from a similar society, familiar society with common concern like security, compliance and jurisdictions। मतलब कहने का ये हुआ कि कम्युनिटी क्लाउड उनके लिए ही फ़ायदेमंद है जहाँ पर जो है मतलब एक जैसा सारा कुछ हो, कॉमन कंसर्न हो, जिनके सिक्योरिटी भी, बैंक जितने भी हैं उनका एक जैसे ही होते हैं, वो एकदम फैमिली जैसा ही है, फैमिलियर सोसाइटी हमारी। कंप्लायंस भी सभी बैंकों को करनी है, सिक्योरिटी भी सभी के लिए कंसर्न है, ज्यूरिडिक्शन भी हमारा सबका सेम जैसा ही पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे में कम्युनिटी क्लाउड जो है बेनिफिशियल हो सकता है कोलैबोरेटिव सर्विस के तौर पर। इट कैन बी मैनेज्ड इंटरनली आर बाय थर्ड पार्टी। अब जो आपका कम्युनिटी क्लाउड है उसे जो है इंटरनली भी मैनेज किया जा सकता है बैंक के द्वारा, या इसे किसी थर्ड पार्टी को दिया जा सकता है जो कि मैनेज करके आपके लिए दे, ठीक है। IDRBT प्रोवाइड्स कम्युनिटी क्लाउड सर्विस टू द इंडियन बैंक। अब कम्युनिटी क्लाउड सर्विस जो है इंडियन बैंक्स को कौन प्रोवाइड करता है फ्रेंड, तो IDRBT प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये बात और हमने समझ ली कि जो कस्टमर होता है वो अपना खुद का सॉफ्टवेयर जो है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट कर सकता है। एक कम्युनिटी क्लाउड जो होता है फ्रेंड्स वो कोलैबोरेटिव सर्विस होती है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सेवरल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में शेयर किया जाता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में शेयर किया जाता है वो फैमिलियर सोसाइटी होती हैं जिनके जो कंसर्न है फ्रेंड्स वो कॉमन होते हैं, सिक्योरिटी, कंप्लायंस और ज्यूरिडिक्शन सब सेम ही होते हैं। इट कैन बी मैनेज्ड, अब इसे जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसको इंटरनली भी मैनेज किया जा सकता है या थर्ड पार्टी की सहायता से भी मैनेज किया जा सकता है। IDRBT जो आपका संस्थान है वो क्लाउड कम्युनिटी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है हमारे इंडियन बैंक्स को। तो ध्यान रखेंगे IDRBT जो है, अगर आपसे पूछा जाए कम्युनिटी क्लाउड सर्विस हमारे इंडियन बैंक्स में कौन सी संस्था प्रोवाइड करती है, तो IDRBT, इंडियन डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है ये सर्विस को, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।